हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और हाल फिलहाल जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया आप लोगों ने दिया है। ऐसी प्रतिक्रिया देने से जो शिक्षक हैं वो प्रोत्साहित होते हैं कि वो आपको और अच्छा से अच्छा तरह से चीज़ों को समझाएं, चीज़ों को रखें। और मेरा भी यही व्यक्तिगत प्रयास है कि मैं जिन चीज़ों को भी लेकर के चलूँ, जिस किसी चीज़ को डिस्कस करूँ, जहाँ तक मेरी क्षमता है उसके अनुरूप मैं आपको अच्छे से अच्छा तरह से समझा दूँ। हालांकि अभी केवल हम लोग सेक्शंस की बात कर रहे हैं कि किस सेक्शन में क्या रहता है और किस एग्ज़ाम में कितनी संख्या में पूछा जाता है, लेकिन ना इसके बाद जो है अगला जो सीरीज होगा वो ये होगा कि भाई हमने तो ये जान लिया कि किस पार्ट में किस सेक्शन में क्या रहेगा, ठीक। अब हर एक सेक्शन में जो चीज़ है वो क्या है, उसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे दिया गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे रखा है, इन चीज़ों पर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिलसिलेवार ढंग से ग्रामर को, वोकैब को, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के चलेंगे। तो आज इंट्रो पार्ट 3 में हम लोग सेक्शन 3 यानी कि रीडिंग की बात करेंगे। अब रीडिंग का मतलब क्या है भाई, सीधा रीडिंग कह देना भी मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। भाषा की समझ पर आधारित जो सेक्शंस होता है, ठीक है, वो इसके तहत पूछा जाता है। अब देखिए, कोई भी इम्तिहान है, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, उसमें ये क्रूशियल पार्ट होता है। चाहे आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एमबीए के लिए जा रहे हैं तो एमबीए के लिए जा रहे हैं तो लगभग 80% क्वेश्चन तो इसी से रहता है, ठीक है। अगर आप एसएससी की बात करेंगे तो 40% क्वेश्चन जो है इसी से रहता है। बैंकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 70% क्वेश्चन जो है वो इसी से रहता है। अब क्लैट की भी बात आप करेंगे तो वहाँ भी 70% क्वेश्चन जो है वो इसी सेक्शन से रहता है। हालांकि इसमें ज़रूरत इस बात का भी है कि आपको ग्रामर का भी कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए, वोकैब जो है वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उन दोनों का सपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस एरिया में सही ढंग से एंटर कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग बात जो करेंगे वो कि भाई रीडिंग यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा के समझ पर आधारित जो विभिन्न तरह के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। चला तो चलिए देखिए, इसमें जो पहला सेक्शन है वो है अरेंजमेंट्स का। अब ये अरेंजमेंट जो है ना, ये आपको दो तरह से पूछता है। एक तो होता है वर्ड अरेंजमेंट्स, यानी कि कोई सेंटेंस है और उसको डिसअरेंज कर देता है। सेंटेंस क्या है भाई, कि वो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, चाहे सिंटैक्टिक रूप में हो और चाहे मॉर्फोलॉजिकल तौर पर हो। तो किसी एक सेंटेंस को क्या करता है, डिसअरेंज कर देता है, ठीक। और उसके बाद आपको ये कहता है कि आप ये जो डिसअरेंज वर्ड्स है इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक। तो वो हो गया आपका वर्ड अरेंजमेंट्स। अब ये सेंटेंस अरेंजमेंट्स है, ये देखिए पहले हम लोग ये समझ लें कि ये वर्ड अरेंजमेंट्स रहता कहाँ कहाँ है। वर्ड अरेंजमेंट्स अगर आप देखिएगा तो आज के डेट में अभी जो ट्रेंड है मुख्य तौर पर आपको एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इस सब में रहता है। बैंक में कभी कभार, हालांकि पहले 2010 के पहले अगर आप देखिएगा कि बहुत बार वर्ड अरेंजमेंट्स भी दिया गया है, एसबीआई में भी पूछा है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा है, ठीक है। लेकिन 2010 के बाद यानी 2011 जब से आईबीपीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ, तब से अगर आप लेकर के चलिएगा तो मुख्य रूप से जोर किस पर रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट्स पर रहा है। अब ये सेंटेंस अरेंजमेंट जो है ये क्या है भाई, यहाँ क्या होता है कि किसी एक पैराग्राफ को, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ जो आप लिखते हैं वो क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज होता है। अब सपोज कीजिए कि कोई दिया गया पैराग्राफ है और उसमें 5 या 6 सेंटेंस मौजूद है, ठीक है। अब उसको डिसअरेंज कर दिया और आपको ये कहा गया कि आप इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि यह एक क्या है कि सेंसिबल, मीनिंगफुल
पैराग्राफ बन जाए, पैराग्राफ का रूप ले ले, इसलिए इसको पैरा जंबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये कॉमन है। अब चलिए ये देखते हैं कौन चीज कहाँ कैसे रहता है। देखिए, अगर आप वर्ड अरेंजमेंट्स की बात करेंगे, वर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, इसकी बात अगर आप कीजिएगा तो ये मुख्य तौर पर, अगर मैंने आपको कहा ही एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या आईएएफ हो गया, नेवी हो गया, एक्सेट्रा, इन सब में रहा करता है। ठीक है, अब संख्या जो है इधर उधर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए भाई, ऐसा है कि अगर वर्ड अरेंजमेंट्स आधारित आपको क्वेश्चन देता है तो नॉर्मली आप देखिएगा कि एसएससी जो है इसके पीटी में खूब ज़्यादा तो क्या है 2 क्वेश्चन रहता है। अब ये एनडीए है, एनडीए में क्या होता है 5 क्वेश्चन रहता है। सीडीएस है 5+5 के रेशियो में रहता है, वर्ड अरेंजमेंट्स और सेंटेंस अरेंजमेंट, तो 5 रहता है। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो 5, लेकिन कोई निर्धारित नहीं है कि ऐसा कि भाई एसएससी में वर्ड अरेंजमेंट्स ही देगा। जो कॉमन चीज़ है जो हर एग्जाम में आपको रखता है, ठीक है, वो है सेंटेंस अरेंजमेंट्स। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बनाने का कंसेप्ट तो एक तरह का होता है। अब जैसे हम लोग वर्ड अरेंजमेंट्स को ही बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका तो एक तरह का है। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग बनाते हैं तो पहले किसको रखते हैं, सब्जेक्ट को, फिर किसको रखते हैं, वर्ब को, फिर किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अगर वर्ड अरेंजमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप किसको खोजेंगे, सब्जेक्ट को, फिर किसको खोजेंगे भाई, वर्ब को, फिर किसको खोजेंगे, ऑब्जेक्ट को। अब अगर उसका रेंज बढ़ा दिया है, उसमें 1-2 क्लॉज जोड़ दिया है, ठीक है, तो किसको खोजेंगे हम लोग, कंजंक्शन को या रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है, उसका एक तरीका है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 10 स्ट्रक्चर आपको हम देंगे जिससे आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला क्षेत्र नहीं है। अब ये सेंटेंस अरेंजमेंट्स की बात अगर आप कीजिएगा तो ये लगभग हर एग्जाम में क्या है, कॉमन है। ठीक है, देखिए ये एमबीए में भी रहता है, अब 3 से 5 तक रह सकता है। बैंक पीओ में भी रहता है 5 क्वेश्चन। लेकिन देखिए इधर से क्या है ना कि थोड़ा सा इसमें क्या किया है कि कोई सुनिश्चित नहीं है कि इसमें रहेगा ही रहेगा। हालांकि 80% चांस है कि बैंक पीओ में आपको अरेंजमेंट्स रहता है। ठीक है, 20% ऐसा भी हुआ है कि जब अरेंजमेंट्स नहीं दिया है और उसमें क्या है ना कि पैसेज की संख्या को बढ़ा दिया है, 2 पैसेज दे दिया है। ठीक, अब देखिए कि अगर आप क्लर्क की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या है कि भाई 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एसएससी की बात कर लेते हैं। ये तो दोनों एरिया को कवर करता है। मैंने जैसा कहा आपसे, पीटी में क्या होता है, 25 में से 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम लोग सीजीएल या सीपीओ इसके मेन की बात करें तो भाई यहां बड़ा भारी भरकम योगदान है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि वो एक तरह से कह लीजिए एडमिक्सचर होता है वर्ड अरेंजमेंट्स का भी और सेंटेंस अरेंजमेंट्स का भी। ठीक है, अब 5-6 जो है आपको वर्ड अरेंजमेंट्स होता है और बाकी 13-14 जो है आपको सेंटेंस अरेंजमेंट्स होता है। ठीक, अब देखिए अगर आप बात कीजिएगा क्लैट का तो यहां पर भी आपको 3 से 5 पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी संख्या होती है। अब देखिए ऐसा है कि भाई किसमें सबसे अच्छा तरीका है पूछने का।
अगर आप मेरी राय मानिएगा तो सबसे अच्छा तरीका, कंसेप्चुअल तरीका जो है पूछने का, वो अब देखिए बैंक पीओ का है, बैंक क्लर्क का है। आप कहिएगा ऐसा क्यों सर, एमबीए वाले का क्यों नहीं है? अब यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ आपको 5 या 6 सेंटेंस दे देता है। अब पीओ में तो 7 भी दिया है, 8 सेंटेंस भी दिया है, एक आध बार 10 सेंटेंस तक दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन मानक क्या है, 5 या 6 सेंटेंस नॉर्मली क्या होता है ना, रहा करता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, चाहे यहाँ कहिए या यहाँ क्लर्क में कहिए, 5 या 6 सेंटेंस आपको दे दिया और उसके बाद एग्जामिनर आपको कहता है कि आप इन सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज कीजिए कि ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, और अरेंज करने के बाद में हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब आप बताइए, अगर आप बनाना नहीं जानते हैं, ठीक है, और आपने बना दिया, तो फिर तो गलती होगी, ये चीज़ है। तो यहाँ क्या है ना कि कंसेप्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बनाने का जो सही तरीका हम लोग सीखते हैं, अगर आप क्लर्क का भी अरेंजमेंट बनाना सीख जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको इधर किसी भी एरिया में दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़, अब आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए एमबीए में क्या होता है, अब कैट है, जैट है, नो डाउट उसका स्टैंडर्ड जो है बैंक पीओ से थोड़ा सा ऊपर है। आज के डेट में थोड़ा सा ऊपर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है बैंक पीओ का, वो कहीं से भी एमबीए से कम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ 5 या 6 सेंटेंस या कभी कभी 4 भी आपको दे देता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ABCDE करके आपको 4 दे दिया, 5 सेंटेंस दे दिया, और उसके बाद क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन भी 4 दे देता है। जैसे ही ऑप्शन आपको दे दिया अरेंजमेंट आधारित, आप समझिए कि आपका आधा काम तो वही कर दिया, एग्जामिनर कर दिया। अब आपको यहाँ क्या होता है, यहाँ केवल पकड़ लेना होता है कि भाई इसका पहला जो है वो ए होगा कि बी होगा। सपोज कीजिए बी होगा, अब बी से 2 ऑप्शन है, तो आंसर तो उसी दोनों में से कोई एक होगा। केवल ये चेक कर लेना है कि बी के बाद में सपोज कीजिए कि किसी में डी दिया हुआ है, किसी में सी दिया हुआ है। अब बी के बाद अगर डी नहीं आएगा तो हमारा आंसर क्लियर है कि भाई बी के बाद में सी आएगा, और वैसा ऑप्शन एक ही है, तो वो आराम से बनेगा। अब देखिए, पूरे भारत में अगर सबसे आसान अरेंजमेंट किसी का होता है तो वो है एसएससी, ठीक है। बेवजह का इसको डिफरेंट टीचर्स को हम देखते हैं हवा बना के खड़ा करता है कि भाई ये घबरा देने वाला चीज़ होता है, ये तोप होता है, तो ये बम होता है, और ये आसान नहीं होता है। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे आसान अरेंजमेंट्स होता है जो एसएससी के तहत, एनडीए के तहत या सीडीएस के तहत दिया जाता है। देखिए भाई क्यों बोल रहे हैं हमेशा, देखिए पहला हेडेक कि ओपनिंग सेंटेंस आपको नहीं पकड़ना है, 1 दिया हुआ होता है, ठीक। यही चीज़ अगर आप एनडीए में देखिएगा तो S1 करके दिया हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 6, यानी कि कहने का सेंस ये हुआ कि कंक्लूजन आपको दिया हुआ होता है। यही चीज़ एनडीए सीडीएस में देगा तो S6 लिख देता है, ठीक। अब बीच में क्या करेगा, बीच में PQRS 4 सेंटेंसेज आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए रास्ता कितना आसान बना दिया यहाँ आपका, क्योंकि उसको 20 क्वेश्चन पूछना है भाई, और 2 घंटे में क्या है ना कि आपको 200 क्वेश्चन बनाना है। तो आप यकीन मानिए उसको स्टैंडर्ड भी तो वैसा ही रखना है जो कि विद्यार्थी से बन जाए, ठीक है, ये तरीका है। तो अब PQRS करके आपको दे दिया, ठीक। तो या तो आप पहला के आधार पर क्या है दूसरा पकड़ लीजिए, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो छठा के आधार पर आप 5वां पकड़ लीजिए, अगर वो भी ना समझ में आ रहा हो तो 20 से कोई पेयर निकाल लीजिए। 3 तरह से आप इसको लेकर के चल सकते हैं, ठीक। इतना ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या करेगा, आपको ऑप्शन भी दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऑप्शन जो है PRQS दिया, QPRS दिया, RSQP दिया, SPQR दिया, सब तरह का है ना, सब डिफरेंट है एक दूसरे से। मैक्सिमम ऑप्शन इसी तरह का होता है, हालांकि 4 तरह का जो है ना ऑप्शन भी जो है, ऑप्शन का अगर क्लासिफिकेशन आप कीजिएगा अरेंजमेंट में जो एसएससी में दिया जाता है तो वो 4 तरह का ऑप्शन है, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल से जब डील करेंगे सबको।
जब एक्सप्लेनेटरी क्लास शुरू होगा तो उसमें क्या है ना कि सबको डील करते हुए आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी दिखा देंगे भाई किस में देखिए किस तरह से पूछा गया है। अब मान लीजिए अगर डी सिमिलर ऑप्शंस दिया हुआ है और 1 के बाद में आपका दूसरा जो है ओपनिंग सेंटेंस के बाद में सेकंड सेंटेंस आपका क्यू आता है। अब बताइए क्यू के बाद कहीं आगे बढ़ना है, अगर ऑप्शन डी सिमिलर है, एक पी से है, एक क्यू से है, एक आर से है, एक एस से दिया हुआ है और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, क्यू आ जाता है, ठीक है, तो सीधा हो गया आंसर। तो एसएससी की यही खासियत है, एनडीए सीडीएस की यही खासियत है कि भाई 1 के बाद में जैसे ही आपको सेकंड पकड़ा गया, आपका ये मान करके चलिए कि आपका आंसर सीधा सीधा मिल गया अगर ऑप्शन डी सिमिलर है। अगर मान लीजिए कि पी के बाद में आर है और क्यू के बाद में भी आर है, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें फिर पी के बाद में आर दे दिया, तो भाई आपका काम और आसान हो गया, पी दूसरा तो होगा ही, अब आर के बाद में केवल देख लेना है, तब आपको तीसरे स्टेप में जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी नज़र में अगर आप कहिएगा तो ये देखिए जितना एग्जाम है, चाहे एसएससी का है या डिफेंस का है, अरेंजमेंट्स इसमें कमज़ोर करिए जिसको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर मुश्किल आता है, किस चीज़ का आता है, कहीं कहीं वर्ड्स का आता है। और क्यों मुश्किल आती है, जब आप हिंदी में उसका अनुवाद शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब कालिदास के तरह मान लीजिए अंग्रेजी का संस्कृत में अनुवाद आप शुरू कर दीजिए, तो भाई बनेगा कहाँ से। मोटे तौर पर क्या है ना कि आपको जो भी सेंटेंस दिया गया है उसका एक समझ होना चाहिए आपने, ठीक है ना, ये जरूरी है, ठीक है। हाव भाव समझ जाना है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो देखिए अरेंजमेंट जो है ये भी एक मेजर पार्ट है हमारे सिलेबस का, खास करके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत। चलिए अब देखिए दूसरा जो सेक्शन है वो है फिलर्स। भाई नाम भले ही छोटा है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यही हाल है फिलर्स का। अब ये फिलर्स तो हम बोल दिए, यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है कि कोई एक सेंटेंस आपको दे दिया, चाहे वो क्या है ना लाइफ के किसी भी मिलियू से, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, और चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपको हिस्ट्री से जुड़ा हो, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हो, सिविक्स से जुड़ा हुआ हो, या जनरल साइंस जो है उससे जुड़ा हुआ हो, या करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ हो, इस तरह की बातें हो सकती है, ठीक है, या फैक्चुअल हो। तो सेंटेंस कोई एक दे दिया जाता है आपको और उसमें सपोज कीजिए एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। अब अगर उस तरह का चीज़ जो है आपको एसएससी में दिया गया है तो 4 ऑप्शन देगा, बैंक में दिया गया है तो 5 ऑप्शन देगा, एमबीए में दिया गया है तो 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सिंगल फिलर्स। अब अगर कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें 2 ब्लैंक दे दिया हमको, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, हर एक ऑप्शन में 2-2 वर्ड को डालना होगा, तो उसको बोलते हैं डबल फिलर्स, ठीक है। अब इधर का ट्रेंड अगर आप देखिएगा 2014 के बाद में, तो कई बार क्या हुआ ना कि जैसे एमबीए में, बैंक पीओ में ट्रिपल फिलर्स भी आपको दिया। भाई यकीन मानिए कि ये ट्रिपल फिलर्स जो है वो डबल फिलर्स से कहीं ज़्यादा आसान होता है। कोई एक सटीक ऑप्शन आपके पकड़ में आ जाए, हिट कर दीजिए उसको, ठीक है। तो देखिए भाई फिलर्स कौन कौन तरह का हम लोग को दिया जाता है। पहला सिंगल फिलर्स, नॉर्मली कहां कहां रहता है, देखिए एसएससी में रहता है, आमतौर पर एसएससी में सिंगल फिलर्स ही देता है, पीटी में 2 क्वेश्चन, अगर स्टेनो की बात करें तो 5 क्वेश्चन, और यहाँ देखिए संख्या बहुत ज़्यादा होता नहीं है। सीजीएल या सीपीओ के मेन की बात करेंगे तो भी क्या है 5 क्वेश्चन। कभी कभार अगर आप देखिएगा बैंक क्लर्क में भी क्या है
कि आपको सिंगल फिलर्स देता है, दे दिया तो बड़े आराम का मामला है, क्लर्क में भी डालेगा। अब उसके बाद देख लीजिए कई बार बैंक पीओ में भी क्या है, सिंगल फिलर्स दिया गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब अगर आप बात करेंगे एनडीए का, सीडीएस का, तो ये देखिए इसमें भी नॉर्मली सिंगल फिलर्स ही देता है। एनडीए है तो 5, सीडीएस है तो 10, ठीक है, 10 या 5 निर्भर करता है माहौल पर, ठीक। अब अगर नॉर्मल जैसे एयरफोर्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है, इंडियन एयरफोर्स है या नेवी है, इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसमें भी देता है भाई, थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब 3 से 5 तक दे सकता है, बीसी तो क्वेश्चन होता है, ठीक, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में, ये चीज़ है। देखिए अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पर। एमबीए है, बैंक है, एसएससी है या डिफेंस का एग्ज़ाम है, उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर सिंगल फिलर्स जो है ना एसएससी में पूछ रहा है तो फिर क्या होगा भाई, अब 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो या तो ग्रामर बेस्ड होगा, ठीक है, 3 पक्का ग्रामर बेस्ड होगा, 1 फ्रेजल वर्ब आधारित होगा और 1 वर्ड बेस्ड होगा, ठीक है। अब ग्रामर में कौन कौन सा चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। कभी कभार जैसे आप देखिए डिटरमाइनर्स आधारित भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, इन्फिनेटिव, जेरंड पार्टिसिपल, इन सबको ज़्यादा टच करता है, ठीक है, इसके फिलर में। ग्रामर जो हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया आपको, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आधारित एक फिलर आपको पक्का देता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब अगर इसमें थोड़ा दम कम होता है तो किस में होता है, जो वर्ड बेस्ड होता है। वो भी क्यों होता है कि भाई उसके ऑप्शन में ऐसा वर्ड डाल देता है जो कि विद्यार्थी के समझ से परे है, ठीक है। तो अगर समझ से परे है तो गड़बड़ है, समझ में आ गया तो बहुत आसान बात है, ये चीज़ है। एनडीए सीडीएस में भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ सेंटेंस कैसा होता है, तो कन्वेंशनल होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ पारंपरिक सेंटेंस होता है, जो पारंपरिक क्षेत्र है, चाहे हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, ज्योग्राफी का है, ठीक है, या साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमी का है, उस सब से जोड़ करके सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस का रेंज बहुत बड़ा नहीं होता है, अतः यहाँ भी भयभीत होने की बात नहीं है। ग्रामर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो, फिर आपका जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इस सब पर पकड़ अच्छा हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर पकड़ अच्छा हो। कई बार क्या है ना, फिलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आधारित भी दिया हुआ है, उस पर पकड़ आपकी अच्छी हो, सिनोनिम एंटोनिम की समझ आपकी अच्छी हो। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम आगे बताएंगे उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो ये सारी चीज़ है, लेकिन यही चीज़ अगर बैंक क्लर्क में पूछता है तो उसमें से 50% का जुड़ाव जो होगा वो करंट अफेयर्स से हो सकता है, ठीक है, या अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। एमबीए में जो पूछेगा उसका जुड़ाव जो है वो करंट अफेयर्स से हो सकता है, होता ही है, ऐसा करते आया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है उसको बोलते हैं डबल फिलर्स। हालांकि एसएससी में भी देखिए एक आध जगह पर क्या है, डबल फिलर्स मैंने देखा है कि एक आध जगह रखा है, तो उसको नहीं मान के चला जाता है, ठीक है, उसकी गिनती नहीं होगी। जब धड़ल्ले से देना शुरू करे, ठीक है, कि भाई डबल फिलर्स ही दिया जाएगा, तब फिर जो है मानने वाली बात होती है कि हाँ भाई ठीक है डबल फिलर्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये डबल फिलर्स जो है यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई एक सेंटेंस जो है आपको दे दिया और उसमें 2 ब्लैंक छोड़ दिया, जो मैंने बताया आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल फिलर्स आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये डबल फिलर्स होता कहाँ कहाँ है, देखिए भाई एमबीए में देता है, देखिए भाई बैंक पीओ में देता है, देखिए भाई क्लैट में देता है, ठीक है, इस सब में देता है, नॉर्मली इस सब एग्जाम में देता है। इवन बैंक क्लर्क जो है उसमें भी देता है, ठीक है, इस सब एग्जाम में रहता है। कितना नंबर का रहता है भाई, आमतौर पर क्या है ना 5 नंबर का रहता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो डबल फिलर्स है
एक आध बार ट्रिपल फिलर्स भी दिया है। अब यहां क्या होता है, एक सेंटेंस है उसमें 3 ब्लैंक छोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिपल फिलर्स। ये चीज अगर दे दिया तो ये इससे भी आसान हो जाता है। अब देखिए ऐसा है कि डबल फिलर्स में क्या है ना, 2 ब्लैंक होता है। आप हमेशा ये मान करके चलिएगा, अगर सेंटेंस में 2 ब्लैंक है तो उसका कोई एक ब्लैंक जो है ना कमजोर करी होता है, उसी को पकड़ना है एग्जाम में, उसको बेस बना करके आपको क्या है ना क्वेश्चन को हिट कर देना है। यहाँ पर क्या है कि कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स जो है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कन्वेंशनल मोड ऑफ लाइफ है, जैसे जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई बात, जनरल साइंस से जुड़ी हुई बात, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी मतलब विद्वान नहीं होना चाहिए, आम बातें, ठीक है ना, आधारभूत बातें जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, चला। अब ट्रिपल फिलर्स है तो यहां पर भी क्या है कि यहां 3 में से कोई एक आपके पकड़ में आ जाए तो तुरंत मामला हल। ठीक है, अब देखिए भाई, चलिए तीसरी बात पर आते हैं। कॉमन ऑप्शन बेस्ट फिलर्स, इसका ट्रेंड इधर खूब चला है। ठीक है, ये देखिए इसकी शुरुआत जो है 1990 के दशक में ही एमबीए में हो गई थी। कैट है, जैट है, इस सब में सबसे पहले पूछना शुरू किया था। अब ये बैंक पीओ का भी ट्रेंड बन चुका है, ये बैंक क्लर्क में भी आपको पूछा है। अगर 2010 से ही आप देखिएगा, 10-11 से, तो इसमें भी आपको पूछा है। ठीक है, अब ये कॉमन फिलर्स मतलब क्या होता है, यहां क्या दिया जाता है। ठीक, अगर देता है तो कितनी संख्या में देता है, तो देखिए संख्या जो होती है वो 5 होती है। एमबीए में कोई निर्धारण नहीं, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कोई निर्धारण नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई कॉमन फिलर्स है क्या। देखिए यहां पर क्या है कि कॉमन फिलर्स का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बैंक क्लर्क का 2011 का आईबीपीएस जो पूछा है वो तो बड़ा आसान है। बैंक पीओ में भी जो दिया है शुरुआत में वो बड़ा आसान तरीका है। क्या है कि 2 सेंटेंस आपको दे देता है, दोनों में एक एक ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक, नीचे 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब 5 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है ना जिसमें कि ऐसा वर्ड दिया हुआ हो जो दोनों में सेट करे। ठीक है, यानी यहां पर क्या होता है, पॉलीसेमीज का रोल जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कल बात किए थे होमोनिम्स पैरोनिम्स का। ठीक है, तो जो लेक्सिकल सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है वर्ड का, ठीक है, वो उसका बहुत सारा वेरिएंट होता है। अब जैसे देखिए हम फेस बोलते हैं, ठीक है, अब जैसे कहते हैं हिज फेस इज ग्लोइंग, तो यहां फेस का मतलब क्या है, सीधा चेहरा है। अब जब हम ये कहते हैं यू कैन नॉट फेस दी चैलेंजेज, तो यहां फेस का मतलब हुआ सामना करना। ठीक है, तो फेस का बहुत सारा वेरिएंट भाई, जैसे कहते हैं द फेस वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹25। यहां फेस का मतलब अलग है। ठीक है, तो ये जो है ना ये सिमेंटिक वेरिएंट्स होता है वर्ड का, इसको क्या बोलते हैं, सिमेंटिक वेरिएंट्स। यानी एक ही वर्ड जो है वो भिन्न भिन्न कंटेक्स्ट में भिन्न भिन्न रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसी कंसेप्ट पर यह आधारित होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ा तीव्र ज्ञान चाहिए आपका, प्रतिभा संपन्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको, गहरा ज्ञान आपको हो शब्द का, ऐसा नहीं है कि आप विद्वान हो जाएं तभी होगा। बल्कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मामला आसान है। अब देखिए ऐसा क्या होता है भाई, अगर आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, पहले 2 वाले की बात कर लेते हैं, दोनों में एक एक ब्लैंक छोड़ा है, उसके लिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो दोनों में सेट हो जाए। अब इस दोनों में कोई एक सेंटेंस जो होता है कमजोर करी होता है, उसको हिट कर लीजिए। अगर कंफर्म है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, तो फिर आपका आंसर निकल गया, फिर तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को क्या है ना बृहत रूप में अगर आप देखिएगा, जैसे एसबीआई दिया था, एसबीआई को देख लीजिए 16-17 में जो दिया था,
यही कॉमन फिलर्स। अब उसमें क्या किया है, उसमें क्या किया है ना, एक सेंटेंस दे दिया है, ठीक। अब उस सेंटेंस में क्या किया है, 2-2, 3-3 ब्लैंक करके छोड़ दिया है। नीचे जो है आपको 5 ऑप्शन दे दिया, ठीक। अब उस पांचों में से कोई ऐसा वर्ड आपको चुनना है जो तीनों ब्लैंक में सेट करे। अब कैट में अगर इसके प्रारूप को देखिएगा, 95 में देख लीजिए, क्या है ना, 4-4 सेंटेंस इस तरह का देता है, 5-5 सेंटेंस तक उसमें दिए हुए हैं, और ये कहता है कि आप एक ऐसे कॉमन वर्ड को चुनिए जो कि सब में सेट करे। तो यहाँ वही सिमेंटिक वेरिएंस का रोल जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा वर्ड किस किस कंटेक्स्ट में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब चलिए भाई, अगला जो है यानी कि चौथा नंबर, डी। अब देखिए, इसको बोलते हैं मल्टी ऑप्शन बेस्ड फिलर्स। ठीक है जी। ये देखिए, इसकी भी शुरुआत जो की गई थी एफबीए से की गई थी, काट है जाट है, उसमें देखिएगा कि 90 के दशक से ही ऐसे क्वेश्चन का भरमार है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसको अपनाया किसने भाई, एसबीआई ने, फिर किसने, तो आईबीपीएस ने। तो पीओ का अभी ये क्या है ना कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। अगर 2011-12 का एग्जाम देखिएगा तो उसमें इसको पूछा गया है आईबीपीएस में। अब ये मल्टी ऑप्शन बेस्ड फिलर्स जो होता है ये और आराम का मामला है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है इस एरिया के अंतर्गत, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर कोई एक सेंटेंस आपको दे दिया और उसमें एक ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब उस ब्लैंक के लिए नीचे क्या है ना, 1 2 3 4 5 6, अब चाहे 5 वर्ड्स हो या 6 वर्ड्स हो, बैंक पीओ में 6 वर्ड दिया है, ठीक है। 6 वर्ड्स आपको दे देता है और आपसे ये कहता है कि भाई आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये देखिए कि उनमें से कौन कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि इसमें सेट करेगा। तो चलो भाई, बड़ा आसान मामला है, इसको यहीं का यहीं सीख सकते हो। ब्लैंक का जो कंटेक्स्ट है उसके मुताबिक कोई एक वर्ड कंफर्म आप पकड़ लो यहाँ पर, ठीक है। अब 6 में से तो ऐसा अक्सर होगा, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको, तो इतना तो चला तुमसे हो ही जाएगा कि भाई आप किसी एक कंफर्म ऑप्शन को पकड़ सकते हो, ठीक है। अब किसी एक कंफर्म ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, नंबर 1। और अब ये देखिए, जो भी कंफर्म ऑप्शन है हमारा, जो कि एकदम सटीक 100% आंसर होगा, उसका सिनोनिम कौन कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से, वो सबका सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हुआ आपका मल्टी ऑप्शन बेस्ड फिलर्स, ठीक है भाई। चलिए ठीक है। अब देखिए, यहां पर क्या है कि पाराफिलर्स भी आपको दिया जाता है, ठीक है। अब ये पाराफिलर्स क्या होता है, इसको भी अगर आप देखोगे तो इजाद किया था भाई एमबीए ने ही, शुरुआत वहीं से हुई है। अब ये ध्यान रखिएगा, जहां जहां नाम एसएससी एनडीए सीडीएस का नहीं ले रहे हैं, मतलब है कि ये सब चीज़ उसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, मतलब बार बार बोलना हम जरूरी नहीं समझते हैं, आप अंडरस्टूड बात मानिएगा कि अगर वो सब नाम हम नहीं ले रहे हैं तो मतलब है उन सब एग्जाम्स में ये सब नहीं रहता, ठीक है। देखिए, पाराफिलर्स जो है एमबीए ने शुरू किया, पीओ ने एकदम उसको गले लगा लिया, अपना लिया, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर धड़ल्ले से इसको पूछा गया है। इसमें भी क्या होता है, जितना नया नया चीज इजाज होता है ना, वो एसबीआई से शुरू होता है, सीआरबी, सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। नया नया क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस करती है वो एसबीआई करती है, फिर जो है अगला उसको अपना लेता है, ठीक है, अगला उसको अडॉप्ट करता है। यहां पर कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब
या तो उसके शुरू में ब्लैंक छोड़ देगा, या बीच में छोड़ देगा, या लास्ट में छोड़ देगा। अब यहाँ ब्लैंक में आता क्या है भाई, कि ब्लैंक में या तो सेंटेंस या क्लॉज भरा जाता है, ठीक है। और नीचे आपको 5 ऑप्शन दे दिया है। अब उस 5 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसको अगर हम ब्लैंक के जगह पर रख दें तो हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा हो जाएगा और मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। ये बात होती है। इसका जो फंडा है चला वो अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर अरेंजमेंट आपका स्ट्रांग है तो ये एरिया अत्यंत आसान चीज़ है। कहिएगा क्यों? क्योंकि जहाँ पर ब्लैंक है, मान लो शुरू में ही ब्लैंक है, चलो उसी को लेकर चलते हैं। तो भाई उसके बाद में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें क्या है, क्या देखेंगे हम लोग? उसमें ये देखेंगे हम लोग जो प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है, या जो नाउन दिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसका रिलेशनशिप जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सीधा सीधा बनता है कि नहीं। जो भी सेंटेंस या क्लॉज हम फिलर ब्लैंक में भरेंगे, आप ये हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा कि उसका इंटर रिलेशन होना चाहिए अगले सेंटेंस के साथ में, अदरवाइज वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चला, तो यहां पर देखो ये चीज है, ये भी क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ध्यान दीजिए तो आसान है। चलो भाई ठीक है। अब देखो अगला जो है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, सब नाम रखे हुए हैं, लेकिन हम इसको सीधा सीधा सेंटेंस फिलर्स करते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत पहले से क्या है ना, बैंक पीओ में पूछा जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो एसबीआई एसोसिएट 2002 में भी इस तरह का चीज़ क्या है ना कि आपको दिए हुआ है। ये रहता कहाँ कहाँ है? एमबीए में रहता है, पीओ में रहता है, बाकी में नहीं रहता है। कितना क्वेश्चन देता है इसके आधार पर? 5 क्वेश्चन देता है। अगर दे दिया तो उद्धार है, नहीं दिया तो सुधार है। अब देखिए यहां होता क्या है, जैसे देखिए ए लिखा और क्या है ना कि एक सेंटेंस दे दिया तो ए के साथ, चलो भाई फुल स्टॉप। अब ये बी वाला जो जगह है ना, ये खाली छोड़ दिया मान लो। अब सी है, सी में भी एक सेंटेंस आपको दे दिया, ठीक है भाई। अब ऐसा है कि इस ब्लैंक में कोई एक सेंटेंस ही आएगा, ठीक है। अब फिर क्या है कि आपको नीचे जो है, अब 1 एक सेंटेंस दे दिया या ABC करके देता है, ठीक है। 2 एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। नॉर्मली 2 सेंटेंस देता है, 3 भी दे सकता है। तब आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, कि केवल 1, केवल 2, बोथ, आइदर 1 और 2, ऑल, ठीक है, नन, इस सब तरह का ऑप्शन देता है। देखो इसको यहीं का यहीं समझ लो। ये जो चीज़ है, ये चीज़ मुख्य तौर पर 2 रिलेशनशिप पर आधारित होता है। ये या तो कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित होता है या स्टेटमेंट कंक्लूजन पर आधारित होता है। देखो पहला सेंटेंस अगर कारण होगा तो दूसरे में वैसा सेंटेंस आना चाहिए जो इसका परिणाम हो, और ये परिणाम जो है ये कारण बनना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसका परिणाम होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट या संबंध। दूसरा संबंध जो है वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ये अगर स्टेटमेंट है तो अगला इसका कंक्लूजन होना चाहिए, और अब ये स्टेटमेंट बनना चाहिए अगले कंक्लूजन के लिए। एक तो ये होता है। तीसरा क्या है कि केस स्टडी पर भी आधारित सेंटेंसेस यहां पर दिया जाता है, ठीक है। चौथा क्या है कि हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट भी कभी कभी दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत टफ नहीं है, ये भी आसान है। इन एरियाज में भी आप एंटर कर सकते हैं। इतना तरह का क्या है ना कि फिलर आपको दिया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने अरेंजमेंट्स और फिलर्स की बात की कि भाई अरेंजमेंट्स किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है, फिलर्स कितने तरह का होता है, किस एग्ज़ाम में किस तरह का फिलर्स या किस तरह का अरेंजमेंट दिया जाता है, कितनी संख्या में दिया जाता है। ये सारी बातें आज हम लोगों ने की, ठीक है। अब कल अगले अंक में हम लोग बात करेंगे ग्लोस टेस्ट की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। और फिर से
वही बात हम दोहराएंगे कि अगर आप जम करके क्लास करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है। अंत में जय हिंद, जय भारत।